हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप पर उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा जो सेशन है डिस्कस कंटिन्यू चल रहा है। इसके अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा लेक्चर 19 होने वाला है, लेक्चर नंबर 19 होने वाला है, जिसमें आज हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका पर। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका आज से हमारा जो ये सेशन है पूरा एक संविधान के इस पूरे लेक्चर में एक नया मोड़ लेने वाला है, जिसके अंतर्गत संविधान के भाग 3 और भाग 4 पर हम डिस्कस कर चुके हैं। भाग 3 का मतलब जिसमें हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी, और इसके अलावा भाग 4 में जिसमें हमने डीपीएसपी को पढ़ा था, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, उसी प्रकार से आज संविधान के भाग 5 में जो है हमारे संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है, और उसी पर हमारा आज ये समग्र लेक्चर होने जाएगा। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति, आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम राष्ट्रपति का परिचय, योग्यता और निर्वाचन से संबंधित कुछ फैक्ट है जिनको हम जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल संघीय कार्यपालिका में जो आज का लेक्चर है, ये पूरा जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक काफी लंबा है, काफी लेंदी है, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 के तहत। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए, हमारे क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, उनको दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर सभी क्लासेस अर्थात बीए के सभी सब्जेक्ट पूरे क्रम अनुसार आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों पूरे विस्तार के साथ में सभी सब्जेक्टों को पढ़ाया जा रहा है। और इस सब के अलावा आपके बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट आपके लिए बनाकर सिंपल वे में बनाकर रख दी गई है। तीनों की अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। आप चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर के आप अपना लेक्चर आराम से सर्च कर सकते हैं, एकदम आसानी से सर्च कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इस सब के अलावा आपके अपने डाउट क्लियर करने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो व्हाट्सएप नंबर आप यहां से ले सकते हैं हमारे। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी दोस्तों आप यहां से ले सकते हैं हमारी। टेलीग्राम लिंक ये है आपके लिए। ठीक है, और टेलीग्राम पर लोधाई क्लासेस नाम से ग्रुप भी बना दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके और आप वहां से सभी पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो सभी क्लासेस की जितने भी लेक्चर हमारे यहाँ होते हैं, सभी की लिंक आपको वहां पर अर्थात टेलीग्राम पर शेयर की जाती है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अपना सेशन। और इस सेशन के अंतर्गत हमारे ये जो यूनिट 3 आज से स्टार्ट होने जा रही है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमें 4 टॉपिकों पर विशेष डिस्कस करेंगे। 4 टॉपिक हमें यूनिट 3 में पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें संघीय कार्यपालिका सबसे प्रथम होगा, संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका के बाद में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, हो सकता है कि आपके सिलेबस में पहले आपको संघीय कार्यपालिका पढ़ाई गई हो, जिसके अंतर्गत आपको राष्ट्रपति पढ़ना होगा। उसके बाद में हो सकता है आपको प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल पढ़ा दिया जाए, और उसके बाद में दोस्तों आपको न्यायपालिका कोई अन्य टॉपिक डाल दिया जाए, और सब्जेक्ट के एंड में जाकर के आपको जो है राज्य की जो राज्यपाल से अर्थात की जो राज्य की कार्यपालिका होती है वो टॉपिक मिले। लेकिन आपको एक क्रम बनाकर चलना है इस सब्जेक्ट के अंदर, और वो क्रम इस प्रकार से ही होगा दोस्तों जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूं। ये क्रम इसलिए आवश्यक है ताकि आपका जो है सब्जेक्ट को समझने में भटकाव ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम केंद्र की कार्यपालिका को पढ़ेंगे। केंद्र की कार्यपालिका पढ़ने के बाद में दोस्तों फिर हम राज्यों की कार्यपालिका पढ़ेंगे कि सभी स्टेट में जो राज्य कार्यपालिका होती है वो किस प्रकार की होती है। पहले जब हम केंद्र को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद राज्य की कार्यपालिका समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसी के तहत दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप कार्यपालिका समझना चाहते हैं, भली भांति रूप से समझना चाहते हैं, तो ये पहला सेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, आज के इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का परिचय, उसके बाद में राष्ट्रपति की योग्यता है कि कौन कौन सी योग्यता किसी व्यक्ति में राष्ट्रपति बनने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, निर्वाचन पर हमारी एक चर्चा होगी। और
उसके बाद में दोस्तों एंड में देखेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां, और जो राष्ट्रपति की शक्तियां वाला जो दोस्तों हमारा कंसेप्ट रहेगा ये काफी लंबा है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों को 3 से 4 हिस्सों में पढ़ा जाता है। जैसे कि विधायी शक्तियां उनकी अलग होती है, कार्यपालिका की शक्तियां अलग होती है, न्यायिक शक्तियां अलग होती है। इस प्रकार से उनको 4 से 5 पार्ट में हम उसको पढ़ने को मिलेगी। इस कारण से हमने कार्यपालिका का जो ये लेक्चर है दोस्तों राष्ट्रपति संबंधित, इसको हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की परिचय और योग्यताओं के बारे में और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, और नेक्स्ट सेशन जो होगा दोस्तों वो होगा हमारा राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को हम सेकेंड पार्ट में, इसी के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो दोस्तों आप आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि कार्यपालिका है क्या। ठीक है, कार्यपालिका पढ़ने से पहले, राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप जो ये डायग्राम देख रहा दोस्तों इसको अच्छे से देखिए। इस डायग्राम को हम कहते हैं शासन के विभिन्न अंग। ये शासन के एक 3 अंग होते हैं। भारतीय शासन के 3 अंग हैं जिस पर पूरी शासन व्यवस्था संचालित, जिसके द्वारा पूरी शासन व्यवस्था संचालित होती है हमारे देश की। ठीक है, इन शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत, इन विभिन्न अंगों के अंतर्गत दोस्तों ये जो 3 अंग आपको दिख रहे हैं, एक दिख रही है आपको विधायिका, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो तीनों अंग है सरकार के, ये तीनों अंग अपने आप में एक दूसरे से पृथक है, अपनी अपनी शक्तियां धारण करते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। अब इन तीनों अंगों को आप अच्छे से समझेंगे कि तीनों अंगों का कार्य क्या क्या है, जरा इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। विधायिका क्या होती है आप शायद भली भांति रूप से समझते होंगे। जो हमारी संसद है, संसद में जितने भी नेता होते हैं, जितने भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें जनता सीधे चुनकर सरकार में भेजती है, संसद में भेजती है, जो संसद में जाकर के फिर क्या करते हैं, हमारे देश के संचालन के लिए कानून का निर्माण करते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं दोस्तों विधायिका। ठीक है, अब विधायिका अर्थात जो वो नेता होते हैं, नेता मंत्री होते हैं, वो अपने लिए कानून अर्थात देश के लिए कानून का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं। अब कानून बनाने के बाद में ये क्या करते हैं, उस कानून का निर्माण करके और ये कार्यपालिका की ओर प्रेषित कर देते हैं उस कानून को। अर्थात कि विधायिका कानून निर्माण करके और कार्यपालिका को पकड़ा देती है कि भैया ये लीजिए, ये कानून है और अब इसको पूरे देश में संचालित कीजिए। तो कार्यपालिका दोस्तों उस कानून का संचालन करती है पूरे देश में। अब कार्यपालिका के देखिए, विधायिका के अंदर कौन आ रहा है, सभी प्रकार के मंत्री जो संसद में बैठते हैं और कानून निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेता की कैटेगरी आएगी वो सबके सब किसके अंग होते हैं, नेता लोग किसके अंग होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं विधायिका के। ठीक है, उसके बाद में कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो आपको जितने भी सरकारी अधिकारी दिखे, चाहे वो एक प्यून, सरकारी प्यून हो, या चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, जितने भी बड़े सरकारी पद है या छोटे सरकारी पद है, जितने भी सरकारी कर्मचारी आपको दिखते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कार्यपालिका का ही अंग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को संचालन करने का कार्य करता है। क्लियर हुआ दोनों का। अब देखिए दोस्तों, विधायिका ने कानून बना के दे दिया, कार्यपालिका ने उसका संचालन किया। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो संविधान ने जनता को अर्थात हमें जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अब हो सकता है कि विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो आपके अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में नागरिकों की रक्षा कौन करेगा उस कानून से, तो उसकी रक्षा करने का कार्य करेगा दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका उसकी रक्षा करने का कार्य करेगा। अर्थात कि अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, या कानून तो ठीक ठाक है लेकिन कार्यपालिका अनुचित रूप से जनता पर दबाव बना रही है, तो भी दोस्तों न्यायपालिका कार्यपालिका को ऐसा कार्य करने से रोक सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों अंगों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और तीनों अंगों के द्वारा ही पूरे देश के शासन का संचालन किया जाता है। अब इसमें से दोस्तों एक अंग पर आज हम डिस्कस करेंगे, कार्यपालिका पर। अब जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर विधायिका, दोस्तों विधायिका में संसद इंपॉर्टेंट होती है,
ठीक है, जो विधायिका में संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं तो वही तो आपकी विधायिका होती है। उसी प्रकार से कार्यपालिका के प्रमुख की अगर हम बात करें दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति। उसी प्रकार से न्यायपालिका की जब बात करेंगे तो न्यायपालिका के प्रमुख कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो दोस्तों आज शासन के इन तीनों अंगों में से हम एक अंग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्यपालिका। ठीक है, चलिए अब आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आने लगेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिचय की। परिचय की बात करें दोस्तों तो इसमें भारतीय संविधान के अनुसार एज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सहयोग से उनका प्रयोग करेगा और इस प्रकार नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई है। दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है हमने एज इट इज इंग्लैंड के सम्राट का पद लिया हुआ है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में सम्राट एक नाम मात्र का प्रधान होता है देश का, उसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रपति एक नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन फिर भी काफी शक्तियां वो अपने पास रखते हैं। उन शक्तियों की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल अगर हम परिचय की बात करें दोस्तों तो परिचय में सिर्फ इतना सा हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान ने भारत के लिए एक नाम मात्र के प्रधान की व्यवस्था की हुई है और नाम मात्र का प्रधान जो कि कार्यपालिका का प्रधान होगा, जो अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें योग्यता की, राष्ट्रपति मतलब ऐसा व्यक्ति में कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं हो जो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों उससे पहले ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना 5 साल के लिए होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है और उसके लिए कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहली योग्यता उसकी होना चाहिए कि वह सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक हो। इस पर आप एक विशेष फोकस करेंगे और एक चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए, भारत में जितने भी संवैधानिक पद है उन सभी पदों के लिए एक आवश्यक योग्यता हमेशा रहेगी और वो ये है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, ये आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जितने भी संवैधानिक पद है हर एक संवैधानिक पद के लिए आवश्यक है कि वो भारत का नागरिक एटलीस्ट हो। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति बनने के लिए जो नेक्स्ट योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें एक योग्यता आयु को लेकर के है जिसमें वो 35 वर्ष पूरे कर चुका हो और नेक्स्ट है कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सभी योग्यताएं रखता हो, अर्थात कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए राष्ट्रपति पद पर खड़ा होने वाला जो लोकसभा के पद के लिए योग्य हो, लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति इस पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो। तो इसमें एक कंडीशन और ये रख दी गई है कि कोई भी राष्ट्रपति पद धारण करने वाला या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो पहले से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार का किसी प्रकार से कोई पद धारण करता हो या कोई अधिकारी हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ, योग्यताओं का कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। राष्ट्रपति पर हम बात कर रहे हैं जो कार्यपालिका का प्रधान है, अर्थात राष्ट्रपति ही कार्यपालिका को संचालित करने वाला सबसे प्रमुख प्रधान है और वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के जो है अनुसार करता है या उनके परामर्श के आधार पर उसका प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत हमने बात की राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की का परिचय हमने देखा। उसके बाद में योग्यताओं की बात की जिसमें हमने 3 योग्यताएं देखी और एक की कंडीशन देख ली को किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार में जो है पदाधिकारी ना हो पहले से, है ना। ओके, इसके बाद में अब हम बात करेंगे दोस्तों निर्वाचन की। इस आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई पार्ट है तो वो यही है निर्वाचन का। दरअसल राष्ट्रपति का परिचय सिंपल सा है, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है। उसके बाद में राष्ट्रपति की अगर योग्यताओं की बात करें तो कोई विशेष नहीं है, 3-4 योग्यताएं हैं, आसानी से याद रखी जा सकती है। दोस्तों अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कुछ चीज कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है आपको इसका निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जो निर्वाचन के बारे में, जिन चुनाव के बारे में हम जानते हैं, निर्वाचन विधियों के बारे में जानते हैं, उससे थोड़ी ये हटके है।
एक अटके है, थोड़ा अलग है इसका निर्वाचन। इनका निर्वाचन एक अलग विधि से होता है जिसे हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति। ठीक है, चलिए तो इसको जरा दोस्तों हम एक विस्तार से जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि क्या है इनका। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। दोस्तों इन टर्मों पर ध्यान दीजिए आप, है ना, इस टर्मों को पूरा मैं अभी समझाऊंगा आपको कि क्या होती है अनुपातिक निर्वाचन प्रणाली। तो अब जरा पहले इसको पढ़िए कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक निर्वाचन पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर किया जाता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा और इसमें विभिन्न लोग समाहित होंगे। सिंपल सा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अनुपातिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर, निर्वाचन पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होगा। एक अनुपातिक पद्धति होती है निर्वाचन की, उसके अंतर्गत दोस्तों एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, उसके अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो दो टर्मिनोलॉजी आपको रटनी है, ये समझ लीजिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होता है दोस्तों? तो एकल संक्रमणीय चुनाव पद्धति के आधार पर। ठीक है ना। तो इसमें अब जो निर्वाचक मंडल होगा राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, जैसे कि जब हम यहाँ पर चुनाव होते हैं, जैसे कि विधानसभा, लोकसभा, इस प्रकार से जो चुनाव होते हैं तो उसमें हम लोग भाग लेते हैं, हम डायरेक्ट चुनाव में अपना मत देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, तो उसमें साधारण जनता उसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि कुछ और लोग, अन्य लोग ही भाग लेते हैं। और वो अन्य लोग कौन कौन होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों? तो उसमें आपको दो नाम याद रखने, दो चीजें याद रखनी है। उसमें प्रथम है संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पहला। नेक्स्ट है राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें दोस्तों आपको एक चीज विशेष याद रखनी है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, आप अच्छे से जानते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित होकर आए हैं सिर्फ वो लोग। अब जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोग राज्यसभा में नामित किए जाते हैं, कुछ लोग लोकसभा में भी नामित किए जाते हैं। तो उन जो नामित किए, जो नियुक्त किए गए हैं, उनको छोड़ करके जो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होकर आए हैं संसद के दोनों सदनों में, वो लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, और जिनको हम बोलते हैं दोस्तों सांसद। ठीक है ना। उसी प्रकार से राज्य की विधानसभाओं में जो निर्वाचित होकर आते हैं सिर्फ वो लोग शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दो प्रकार के व्यक्ति शामिल होंगे, एक संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अब इसके आगे की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, इनका जो चुनाव होता है ये गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा ही होता है, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। क्या होता है? न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। और न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि जब निर्वाचन मंडल का सदस्य मतदान करता है तो उसका मत एक मत के बराबर नहीं माना जाता, एक मत के बराबर नहीं माना जाता। अर्थात कि जो दोस्तों उनका जो मत होता है, जो सांसदों का मत होता है, वो मत 1 2 3 इस प्रकार से ना गिना करके उनके मत की एक वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है, उस मत का अर्थात उस वोट का एक मूल्य होता है। और वहीं पर ये देखा जाता है कि कितने मूल्य के वोट इनको प्राप्त हुए हैं, और जिसको सबसे अधिक मूल्यों के वोट प्राप्त होते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त कर ली जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ सवाल एक ये उठता है कि जो इन सांसदों के अर्थात संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मूल्य के वोट का मूल्य कैसे पता किया जाए दोस्तों? तो उनके मूल्य का पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अनुसार ही इनका मूल्य पता किया जाता है। तो संविधान के अनुसार राज्यों के विधानमंडल के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होते हैं जितने निम्नांकित फॉर्मूले से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विधानसभा अर्थात राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, वहां से आने वाले जो सदस्य हैं, जो यहाँ पर आकर वोट डालेंगे, तो उनके मतों का मूल्य कैसे पता करें, कितना होगा?
तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि विधानमंडल से जो सदस्य आया है उसके मत का मूल्य पता करने का फॉर्मूला सिंपल सा है कि उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, उस राज्य की जितनी जनसंख्या है उस राज्य की उस जनसंख्या को जो दोस्तों राज्य के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य है उनसे डिवाइड करेंगे। किससे? राज्य की, जैसे हम मान लेते हैं किसी एक स्टेट में, किसी भी एक ए स्टेट में मान लेते हैं कि 10 लाख जनसंख्या है या 50 लाख जनसंख्या है और वहां से 15 विधायक निर्वाचित होकर आए हैं। तो दोस्तों उस 50 लाख जनसंख्या को 10 जो भी आपके सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, जो विधायक निर्वाचित होकर आए हैं 15 सदस्य या 15 विधायक, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे, उस 50 लाख जनसंख्या को डिवाइड करेंगे और उसमें इनटू कर देंगे 1000 का। तो ये आपका फॉर्मूला है। हालांकि दोस्तों इसमें क्या है कि जो आपके मतों का मूल्य ज्ञात करने का ये एक फॉर्मूला है, इसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। इसको आप फॉर्मूले को एज इट इज आपको याद करना ही होगा कि बस सिंपल सा ये है कि विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य कैसे पता किया जाए। तो पता करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य की जनसंख्या को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे उस राज्य से कितने प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, कितने निर्वाचित हुए हैं, और जो निर्वाचित हुए हैं उसमें से जो प्राप्त होगा आपको, उसमें आप 1000 का गुणा कर देंगे, 1000 से इंटू कर देंगे, तो आपको ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात कि आपके विधानमंडल से, राज्यों के विधानमंडल से आने वाले सदस्यों के मत का मूल्य आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे उसको भी हम एक प्रोसेस कैसे देखेंगे। तो अभी हमने बात की राज्यों के विधानसभा से आने वाले सदस्यों के मतों के मूल्य के बारे में। उसी तरह से संसद के जो सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के जो प्रत्येक निर्वाचित सदस्य हैं, उनके मतों का मूल्य भी निकालना होता है। ठीक है ना, तो उनका मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? तो सेम प्रोसेस है। जब राज्य में हम राज्य की जनसंख्या को ले रहे थे, है ना, और सदस्यों से डिवाइड कर रहे थे, उसी प्रकार से जब हम संसद की बात करेंगे तो संसद के अंतर्गत दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि विधानमंडल के कितने मत है, विधानमंडल के सदस्यों के कुल मत की संख्या कितनी है। मतलब कि सभी राज्यों से, जब देखिए वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, विधानसभा के सदस्यों के लिए जब हमने मूल्य को निर्धारित करने का प्रयास किया था, मूल्य निकालने का प्रयास किया था, तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि राज्य की पूरी जनसंख्या, उसको हमने डिवाइड किया था विधायकों से, अर्थात राज्यों से आने वाले विधायकों के द्वारा, इस सदस्यों से। ठीक है, लेकिन जब संसद की बात करेंगे दोस्तों, तो संसद, जब हम राज्य की जनसंख्या को पहले डिवाइड कर चुके हैं, तो संसद के, या कहें कि सांसद के मत का मूल्य ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि विधानमंडलों से, सभी राज्यों से जो विधायक आए हैं, विधानमंडलों से जो विधायक आए हैं या सदस्य आए हैं, उनके कितने मूल्य के कितने टोटल कितने मत है, उन कुल मतों को संसद के निर्वाचित सदस्यों से डिवाइड कर देंगे। समझ आ रहा है ना, क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो विधानमंडल के सदस्यों का मूल्य निर्धारित करने के लिए और संसद के सदस्यों का मूल्य निर्धारित करने का दोस्तों ये दो फॉर्मूले हैं, जिसे आपको अच्छे से समझना है, इसको याद करना है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ये हुआ, देखिए अब एक बार और लास्ट में हमें इसको व्यवहारिक रूप समझने का प्रयास करेंगे, व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा मैं आपको, जिसमें एक बार में आपको एक मोटा मोटा पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अब क्या हुआ कि हमने विधानमंडल के सदस्यों के मूल्यों का मतों का मूल्य ज्ञात कर लिया, और संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य थे उनके मतों का मूल्य भी हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद में अब जो प्रोसेस होगी, प्रोसेस इस प्रकार से होती है कि इस निर्वाचक मंडल में, जरा इसको समझिए, इस निर्वाचक मंडल के हर सदस्य का मत अनुपातिक आधार पर तय होगा, अनुपात के आधार पर तय होगा। इसको जरा ध्यान दीजिए, जितनी संख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है उसी अनुपात में उसके मत निर्धारित होते हैं, उसके मत निर्धारित होते हैं। अर्थात कि चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वो संसद का सदस्य हो, जितना अधिक मूल्य उसके मत का होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और इस प्रकार मतों के मूल्य के आधार पर उनकी संख्या की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए जितने भी उम्मीदवार है, मतदाता उसमें से हर एक को अपनी पसंद
पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के आधार पर मत देता है। अब जरा इसको समझिए। हमने सबसे पहले अब व्यवहारिक रूप में 1-2 मिनट समझने का प्रयास करेंगे और समझ जाएंगे। सबसे पहले जब हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 लोग भाग लेते हैं, अर्थात 2 प्रकार के व्यक्ति भाग लेते हैं। एक लेते हैं राज्यों से आने वाले जो सदस्य होते हैं वो, और संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग। ठीक है। अब चूंकि जैसे आम चुनाव होते हैं जिसमें कि हम एक मत को एक गिनती के अनुसार गिनते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। एक मत को गिनने की अपेक्षा उसका मूल्य देखा जाता है कि कितने मूल्य के वोट इनको मिले हुए हैं। ठीक है, इस आधार पर होता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव होता है। इसके अलावा जब ये चुनाव पर जब ये वोटिंग करते हैं दोस्तों, तो वोटिंग करते वक्त ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं हम कि जैसे 4 व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं, तो कि 4 में से किसी एक को मत देना है, ये ऐसा नहीं करते हैं। ये अपनी पसंद के आधार पर मत देते हैं, अर्थात कि एक व्यक्ति जो मत देने जाता है, वोट डालने जाता है राष्ट्रपति के लिए, उसे चारों को वोट डालना होता है, लेकिन वो अपनी पसंद के आधार पर, जैसे कि वो चाहता है कि सबसे पहले नंबर पे किसको रखना चाहिए, दूसरे नंबर पे किसको रखना चाहिए, तीसरे पे कौन होना चाहिए, चौथे पे कौन होना चाहिए, इस प्रकार से वो अपना वोट डालता है ना, कि अपनी पसंद के आधार पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता वो किसको देता है, कि ए को देता है या बी को देता है, सी को, डी को। इस प्रकार से वो अपने वोट डालेंगे अपनी पसंद के आधार पर, अर्थात कि एक व्यक्ति जब वोट डालने जाएगा तो वो चारों को अपना मत देगा, है ना, एक क्रम अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से इनकी वोटिंग होती है। और वोटिंग होने के बाद में जिसकी अधिक वैल्यू होती है उस वैल्यू के आधार पर ही उनको चुना जाता है। अब इस निर्वाचन में मत की गणना कैसे होगी, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दोस्तों यही है कि इस पूरे निर्वाचन में मत की गणना कैसे होगी। तो इसका प्रथम गणना में पहली पसंद के मत गिने जाते हैं। अगर समझ भी नहीं आ रहा है ना तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक व्यवहारिक रूप आखिरी में समझाऊंगा, पहले आप स्लाइड को अच्छे से समझने की कोशिश करें। जानता हूं एक नया कंसेप्ट है, नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगी, आप पूरा समझ जाएंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा सब्र बना के रखें, है ना। तो प्रथम मतगणना, इसमें भी जो गणना होती है चुनाव की, इसमें मतों की जो गणना होती है दोस्तों, इसमें कई चरणों में हो सकती है ये भी। तो पहली बार में जो इनकी मत की गणना होगी, तो उस मत की गणना में ये सबसे पहले ये देखा जाएगा कि पहली पसंद के मत कितने हैं, अर्थात कि सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया है ना। जो मैंने अभी बताया कि एक व्यक्ति जब वोट डालने जाएगा तो ए, बी और सी इस प्रकार से वो वोट डालेगा, तो सबसे ज्यादा पसंद किसको किया गया है उसको देखा जाएगा। और जब पहली पसंद में किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है तो वो राष्ट्रपति बन ही जाएगा, लेकिन अगर फिर भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया तो क्या होगा कि तब जिसको सबसे कम मत मिला हो, जिसको सबसे कम पसंद किया गया हो, उसके वोट उसको हटा दिया जाएगा और उसके वोट बाकी तीनों को बांट दिए जाएंगे। बाकी जो 3 बचेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि 4 लोग मानते हैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। अब 4 में से, उन 4 लोगों में से जो सबसे कम जिसको मत मिला है उसको हटा दिया जाएगा और उसको जितने मत मिले हैं वो सब मत जो है उन ऊपर के तीनों में डाल दिए जाएंगे, तीनों में बांट दिए जाएंगे। अब बांटने के बाद में फिर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा किसको प्राप्त है और सबसे कम किसको प्राप्त है। तो ये क्रम ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा। एक सबसे कम वाले को हटाया, सबसे कम वाले को हटाया, 3 को देखा, अब जो उसके जो मत थे जिसको हटाया उसके मतों को बाकी 3 में बांट दिया। 3 में बांटने के बाद में फिर देखेंगे कि क्या अब किसी को स्पष्ट बहुमत मिल पा रहा है क्या। अगर मिल पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी अगर नहीं मिल पाया तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में दोस्तों फिर से वापस यही करना वापस से प्रारंभ हो जाएगी और उसमें फिर देखेंगे कि जिसमें सबसे कम जिसको मत प्राप्त है उसको फिर हटा दिया जाएगा और उसके मतों को फिर से आगे की ऊपर के 2 लोगों में बांट दिया जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से स्पष्ट बहुमत एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली पसंद के मतों की गिनती में ही किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत होने पर उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, और यदि नहीं होता है तो तब तक ऐसा किया जाता है जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो जाए। इस तरह भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संसद और विधानमंडलों के सदस्यों को सम्मिलित करके राष्ट्रपति के निर्वाचन के दलीय आधार पर न होने का भरकस प्रयत्न किया जाता है, भरकस प्रयत्न किया जाता है। अब दोस्तों ये हो गया आपका स्लाइड का, ये पीडीएफ में आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन लगा ले, है ना। अब ज्यादा आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें कुछ भी समझ आया हो
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा इसको 2 मिनट से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको पूरा समझ आएगा, इसमें कुछ भी टिपिकल जैसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक अलग प्रक्रिया है, आम चुनावों की तरह नहीं होता है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो राष्ट्रपति का दोस्तों चुनाव होता है, उस चुनाव में सिर्फ 2 प्रकार के व्यक्ति भाग लेते हैं। एक होते हैं संसद के सदस्य, संसद की दोनों जो सदन होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और राज्यों से जो चुनकर आते हैं सदस्य, जिनको हम विधायक बोलते हैं, वो लोग होते हैं। ठीक है। अब ये दोनों लोग जब हम वोट डालते हैं तो इनके वोट की गिनती नहीं होती, बल्कि इनके वोटों के मूल्यों की गिनती होती है। अब मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं, अब ऐसा क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हर राज्य का बराबर अपने जो है अपनी वैल्यू के अनुसार राष्ट्रपति की वैल्यू रहे। जैसे कि हम मान लेते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या है। उसी प्रकार से अगर हम ले लें किसी छोटे से राज्य को, जैसे हमने गोवा को ले लिया, अब गोवा में छोटी सी जनसंख्या है, थोड़ी जनसंख्या है, अगर हम मतों के हिसाब से अगर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश और गोवा में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जबकि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी अधिक है गोवा से। तो इस कारण से दोस्तों ये मूल्य वाला कंसेप्ट वहां पर डाला गया था। अब इसमें क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर तो वहां विधायकों के मतों का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है। और जब संसदों का हम ज्ञात करते हैं, संसदों के मतों का मूल्य ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जितने विधायक उसके राज्य के हैं, उन राज्यों के विधायकों को जो सदस्य निर्वाचित होकर आए उनको उनके जो संसद है उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रकार से उनका मत का मूल्य निकाल लिया जाता है। अब मत का मूल्य निकालने के बाद की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस क्या होती है कि जब ये मत गणना करते, वोट डालने जाते हैं, तो वहां पर किसी एक व्यक्ति को न डाल करके अगर 4 लोग खड़े हुए तो चारों को ही ये अपना मत देते हैं। A, B, C और D के क्रम में देते हैं। जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है उसको A क्रम दिया जाता है, जिसको कम उसको B, इस प्रकार से क्रम रहता है। ठीक है। तो अब जब इनकी गणना होती है, अब इस प्रकार से चुनाव हो गए, उनके निर्वाचन हो गया। अब निर्वाचन के बाद में जो इसकी मत की गणना होती है दोस्तों, तो मत की गणना भी सिंपल वे में होगी। इन चारों के सबसे पहले जो गणना होने के बाद में पहले चरण में ये देखा जाता है कि क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिला है या नहीं मिला है। अगर मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। और अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे कि जिसको सबसे कम पसंद किया गया है, सबसे कम वोट मिले हैं, उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा और उसको जितने वोट मिले थे वो सारे वोट ऊपर के 3 पदों पर बांट दिए जाएंगे। अब तीनों को बांटने के बाद में फिर देखेंगे कि क्या, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन एक कठिन प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत ही इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्या आपको कंसेप्ट अब समझ आया? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, क्या क्लियर हो पाया है ना? अगर डाउट हो तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। वैसे तो इसको इतना एक्सप्लेन किया है कि अब आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। और बाकी दोस्तों एक बार अच्छे से वीडियो को देखने के बाद में जो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूं उसे डाउनलोड करना, डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और जरूर बता रहा हूं, आगे का लेक्चर देखने से पहले, अर्थात जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे तो उसको देखने से पहले आपको ये वाला जो आज का लेक्चर था, इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर करना आवश्यक है। इसको ये क्लियर होना जरूरी है। ठीक है। तो पहले आप इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे पूरा कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और उसके बाद में ही उसके बाद हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर मूव करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों हमारा, वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्यों के बारे में, जिसे हम अच्छे से भली भांति रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दी गई है, बाकी एंड डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी आपको। व्हाट्सएप नंबर सामने आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है। अगर आप लिंक नहीं लेना चाहते तो लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप को सर्च कीजिए, ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी क्लास पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सभी लेक्चरों की लिंक आपको वहां प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अर्थात की संघीय कार्यपालिका के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ओके, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।